हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 3 में चैप्टर 18 के थर्ड क्लास में हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में सब्स्टिट्यूशन देखा था, जिसमें लैग्रेंजियन यूज़ नहीं कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन और नेसेसरी कंडीशन से पॉइंट को आइडेंटिफाई करना और मैक्सिमा और मिनिमा का, ये सब हमने सीखा था। फिर सेकेंड क्लास में, लास्ट क्लास थी हमारी सेकेंड क्लास, उसमें हम लोगों ने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड देखा था। आज एक और क्वेश्चन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर पे कर लेते हैं। लास्ट क्लास में लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का फिर वेरिफिकेशन भी देखा था, एक ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करवाते हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं। वो टॉपिक भले ही आप भूल जाओ, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे ज्योमेट्रिक का वेरिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि उतना टफ टफ ग्राफ आपके कोर्स में है ही नहीं कि आपको कराया जाए। जैसे लॉजिकल वाला भी आप सोच सकते हो, लेकिन उससे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन तो है ही हमारे पास ना, उन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो दोनों क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हम लोग डिसाइड करें, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इको ऑनर्स के बच्चे हो और आगे चल करके भी बहुत सारे पेपर में कहीं ना कहीं वो वाला लॉजिक यूज हो जाएगा, कुछ ज्योमेट्रिकल लॉजिक यूज हो जाएगा, या वो लॉजिक यूज हो सकता है, इसलिए हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, सभी बच्चे डीयू में 90% से ऊपर वालों के ही एडमिशन होते हैं, सभी काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो तभी डीयू में आपका एडमिशन मिला, इको ऑनर्स में वो भी। तो आप लोग उसको समझ सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, भले ही 2-3 बार मेहनत करना पड़े, लेकिन हो जाएगा। चलो आज एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था वो कुछ याद है या नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यूटिलिटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना, एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन, मैक्सिमाइज u इज इक्वल टू x प्लस 2। अभी बच्चे आप एमएमई में इस टाइप का देख रहे हो सकता है माइक्रो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले यूटिलिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड, थर्ड सेम से ही स्टार्ट हो जाए या फिर फोर्थ सेम में आए, तो ध्यान रखना कि मैम ने पढ़ाया था, वहाँ मेरी नाक मत कटवा देना। ये यूटिलिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है, दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज यूटिलिटी फंक्शन if px is equal to ₹4, क्वेश्चन भी आप साथ साथ लिख सकते हो, py is equal to ₹6, शायद ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने बाहर से लिया है, एंड इनकम is equal to ₹130। यूज लैग्रेंजियन, यूज लैग्रेंजियन, वेरीफाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो। अगर वेरीफाई करने को नहीं आता है तो आपको वेरीफाई नहीं करना, जितने भी पॉइंट्स थे ना, सारे पॉइंट्स पे आप एफ एक्स वाई की वैल्यूज निकाल दोगे और फिर डिसाइड करोगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन दिया हुआ है तो फिर आपको करना चाहिए वेरीफाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो, वेरीफाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो एक यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को सभी लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? बीइंग अ कंज्यूमर या कस्टमर जो भी होता है, सेलर कंज्यूमर जो भी है, सबका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कंज्यूमर का क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमाइज करने को ही बोला जाएगा। तो इन्होंने जो ऑप्टिमाइज यूटिलिटी फंक्शन बोला है, इसका मतलब है मैक्सिमाइज। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है मैक्सिमम। अब चलो मैक्सिमम हटा दो, अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर ऑप्टिमाइज करना यूटिलिटी फंक्शन को, तो ऑब्जेक्टिव सबका क्या होगा? मैक्सिमाइज करना। अगर कॉस्ट फंक्शन होता और लिखा होता ऑप्टिमाइज, तो ये आपको खुद का सेंस लगाना है कि कॉस्ट को लोग क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट को क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। ठीक है, रेवेन्यू होता तो, प्रॉफिट होता तो मैक्सिमाइज। ठीक है, ये सब थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये ऑप्टिमाइज वाले वर्ड में आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी हैव टू मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मैक्सिमाइज में हमने डिसीजन ले लिया। वी हैव टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1।
लेकिन यूटिलिटी फंक्शन ठीक है, आप एक्स और वाई गुड्स को परचेज कर रहे हो और उससे सेटिस्फेक्शन को हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो सेटिस्फेक्शन सबका अपना फीलिंग होता है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन माइक्रो में आप पढ़ोगे और मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में उसको मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा चुका है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं फॉर कॉम्परेटिव स्टडी, कि इस यूनिट के लिए इतना सेटिस्फेक्शन है तो इससे ज़्यादा है या नहीं, इसके लिए क्वांटिफाई कर दिया गया है, यानी नंबर्स के थ्रू भी हम सेटिस्फेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ोगे, ज़्यादा आप लोग माइक्रो में पढ़ोगे। मैथ्स में बस इतना जान लो कि भले ही हम लोग सेटिस्फेक्शन को मेज़र नहीं कर सकते, हर आदमी का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, सबके थॉट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी उनको क्वांटिफाई किया जा चुका है, उनको फंक्शन के फॉर्म में बनाया जा चुका है स्टडी करने के लिए। तो उसी में से एक फंक्शन अभी हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, आप एक्स और वाई गुड्स परचेज करो, लेकिन अपना पॉकेट में मनी नहीं देखोगे कि कितना मनी है आपके पास, कितना मनी है। मनी अवेलेबल इज 130, और एक यूनिट का प्राइस है 4 और दूसरे यूनिट का प्राइस है 6। तो एक बजट कंस्ट्रेंट आएगा, यूटिलिटी को हम मैक्सिमाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बजट को भी देखते हुए चलना है। तो सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, पी एक्स है यानी एक्स का प्राइस है, तो 4 इंटू एक्स, पी वाई यानी एक सिंगल यूनिट वाई का प्राइस है, 6 इंटू वाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू 130। ठीक है, यहाँ कुछ बचाना नहीं है, ये बन गया हमारा बजट कंस्ट्रेंट। अब बताओ हम लोग यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, लैग्रेंजियन लगाना है, साफ साफ दिया हुआ है यूज लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बना देते हैं, वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, वर्ड भी लिखोगे, लैग्रेंजियन फंक्शन इज, कई बच्चे तो मेरे से बहुत आगे निकल गए होंगे, एल एक्स वाई, लेकिन मुझे तो समझाते हुए आगे बढ़ना है ना। यूटिलिटी फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, माइनस लैम्डा इंटू सब्जेक्टिव फंक्शन, तो एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 4x प्लस 6y माइनस 130, ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0 करते हैं, फिर एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे और एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे। स्टेप्स याद है या नहीं, पहले स्टेप में लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है, दूसरे स्टेप में एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 और एंड एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। जब आप एल एक्स डैश को 0 करोगे तो ये देखो ना, x का तो 1 हो जाएगा और y प्लस 1 को कांस्टेंट जैसा कॉपी कर देना है, x का 1 हो जाएगा और y प्लस 1 कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा, तो हेयर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं, और आगे भी तो है ना, जस्ट वेट, y प्लस 1 और इधर से नहीं आएगा x का माइनस 4 लैम्डा, माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो y प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एल वाई डैश करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एल लैम्डा डैश करेंगे तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, सीधा सीधा बोले तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड में आपको दिख रहा है कि x और y का फंक्शन है, इसमें कोई लैम्डा नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड में x लैम्डा है, y लैम्डा है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर y को एक्सप्रेस कर देते हैं, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ x आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस 2। इन दोनों को इधर पुट करेंगे, पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग इन थर्ड, तो 4x, तो 4 इंटू 6 लैम्डा माइनस 2 प्लस 6y, तो 6 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 130। समझ में आ रही बात, क्या किया मैंने, तीनों इक्वेशन को यूज़ करना है, इसमें सिर्फ x और y था, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, पुट कर दिया थर्ड में। तो थर्ड में पुट करते ही आ गया 24 लैम्डा माइनस 8 प्लस 24 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 130। तो 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48 लैम्डा माइनस 14 उधर गया तो 144 लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब 18 का टेबल याद है, कितना हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 है या 48 है, 48 है,
48 से डिवाइड करेंगे तो 3 से लग जाएगा ना, 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24। हाँ ठीक है, 3 आ गई लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू 3 आते ही यहाँ डाल दो और यहाँ डाल दो, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 18 माइनस 2 16। y इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1, तो 4 इंटू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 1 11। तो पॉइंट इज 16 एंड 11, एक ही स्टेशनरी पॉइंट निकल करके आया, सिंगल। तो ऑब्वियसली यही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है जब सिंगल पॉइंट हो और हमें कंफर्म है कि हमें मैक्सिमा ही चाहिए या मिनिमा ही चाहिए, तो वही हो जाएगा पॉइंट मैक्सिमा का। लेकिन इन्होंने कह दिया है वेरीफाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो, तो वेरीफाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आगे वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के लिए आपको डी याद है ना, डी एक बार लिख लो कि हमें क्या क्या चाहिए। 0 जी एक्स डैश जी वाई डैश, इधर भी जी एक्स डैश जी वाई डैश, याद है। अब लैग्रेंजियन का सेकेंड ऑर्डर के आ जाएंगे सारे, एल एक्स एक्स डैश, एल एक्स वाई डबल डैश, एल वाई एक्स डबल डैश, लैग्रेंजियन वाई वाई डबल डैश। यानी हमारे पास ये कंस्टेंट होना चाहिए जी एक्स वाई और लैग्रेंजियन फंक्शन भी होना चाहिए, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। वेयर जी एक्स वाई इक्वल टू क्या है, जी एक्स वाई में 4x प्लस 6y माइनस 130। तो जी एक्स डैश करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जी वाई डैश करेंगे तो आ जाएगा 6। लैग्रेंजियन क्या था, एल एक्स वाई इक्वल टू, या एल एक्स डैश और एल वाई डैश ही लिख दें क्योंकि वो निकाला हुआ है हम लोगों ने, एल एक्स डैश और इधर लिख देते हैं एल वाई डैश। थोड़ा सा स्क्रीन पीछे करते हैं, ये रहा एल एक्स डैश, दिस वन, ये रहा एल वाई डैश। y प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, ये था ना y प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। और दूसरा वाला है x प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा, x प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा। अब एल एक्स एक्स डबल डैश निकालेंगे, में तो x है ही नहीं बच्चे, क्या हो जाएगा 0। एल एक्स वाई डबल डैश निकालेंगे तो एल एक्स डैश में तो y है ना, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। एल वाई वाई डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ही नहीं 0। देखो इन 5 वैल्यूज को 4 6 0 1 0 इनको याद रख लो, और अब पुट करने जा रहे हैं डी में। पुटिंग इन डी, तो d इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख लो, 0 जी एक्स डैश जी वाई डैश, इधर आ गया जी एक्स डैश जी वाई डैश, लैग्रेंजियन एल एक्स एक्स डबल डैश, एल एक्स वाई डबल डैश, एल वाई एक्स डबल डैश, एल वाई वाई डबल डैश। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 0, जी एक्स डैश हो गया 4, जी वाई डैश हो गया 6 4 6, एल एक्स एक्स डबल डैश ये हो गया 0, एल एक्स वाई डबल डैश इज 1, हेयर 1 एंड हेयर 0। अब इन तीनों को देखेंगे प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलेंगे, तो यह आ जाएगा 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस 4 इंटू फर्स्ट और सेकेंड कॉलम चला जाएगा तो 4 6 1 0, प्लस 6 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम चला गया तो 4 6 0 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माइनर लिख करके करो, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर दो। 4 माइनस 0 4, यह आ गया 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। कोई मुझे बताएगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो ये किस चीज़ का पॉइंट होगा। हाँ, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। बच्चे क्लास में रिवाइज करके आओ, मैंने सेकंड क्लास में बार बार रिपीट करके बोला था कि रिवाइज करके नहीं आओगे थर्ड क्लास में प्रॉब्लम होगी। तो 16 11 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। 16 11 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी।
और अगर मैक्सिमम यूटिलिटी पूछे तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस वन। मैंने क्या कहा कि यूटिलिटी को भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वांटिफाई इन द सेंस एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फॉर कॉम्पेरेटिव स्टडी। तो अभी एक बंडल है जिसमें हम लोगों ने x का कितना यूनिट परचेज किया है 16 और y का कितना 11। इस बंडल पे कितना सेटिस्फेक्शन होगा वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। फिर किसी दूसरे बंडल पे कितना सेटिस्फेक्शन होगा वो भी निकाल सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। वैसे ये पूछा नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं 18 समझने के लिए। और 12 मल्टीप्लाई कर दो 18 और 12, कैलकुलेटर 18 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो 18 टू जा 36 और 18 वन जा 80। तो काम ही नहीं कर रहे। 16 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है 16 आ रहा है। ये हो गया हमारा यूटिलिटी मैक्सिमम। ये था एक क्वेश्चन जो कि आपको करना था। अभी तो हम लोग सिंगल कंस्ट्रेंट का ही कर रहे हैं, थोड़ा एक बार मीटिंग हो जाए कॉलेज का, भी तो कॉलेज खुला भी नहीं है, एक बार मीटिंग हो जाए फिर क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल कंस्ट्रेंट वाला भी है हमारे कोर्स में या नहीं, तो फिर हम लोग उसको भी करेंगे। अभी आप इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पे चलें। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? इतना ही बड़ा क्वेश्चन बस पेपर में आ सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। पहले हमें क्या करना है, तो लैग्रेंजियन फंक्शन बना लेना। लैग्रेंजियन फंक्शन के बाद ये करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी वेरीफाई करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक या दो ही पॉइंट होंगे, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट दे देंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और उतना टाइम ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता, इसलिए ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया था। अब आप टॉपिक लिखना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। देखो एक बार इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 18.4 में, 18.2 में है या 4 में, आई थिंक 4 में है। लेकिन एक बार इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इसी चैप्टर में आगे इन्वेलप थ्योरम में भी करेंगे। इन्वेलप थ्योरम नाम याद रखना, वहाँ भी करेंगे। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ लैम्डा से रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन शैडो प्राइस वाला इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट कि लेट, मान लो कि आपको क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने एक एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। जैसे अभी जो है हमारा यहाँ पर एक्स स्टार क्या था 18 और वाई स्टार क्या था 12 और यू स्टार कितना था 216। तो ये सब ऑप्टिमम लेवल होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिमम लेवल होते हैं। मतलब एक्स स्टार एंड वाई स्टार आर द वैल्यूज विच गिव्स द मैक्सिमम फंक्शन वैल्यूज एंड यू स्टार इज द ऑप्टिमम वैल्यूज। तो सब पे स्टार लग जाएगा क्योंकि अब ये कुछ खास है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब आप समझ चुके हो कि एक्स स्टार, वाई स्टार और एफ स्टार, यहाँ पर यूटिलिटी यू से रिप्रेजेंट हो रहा था इसलिए यू स्टार है। अगर फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट होगा तो एफ स्टार होगा। तो लेट एक्स स्टार, वाई स्टार एंड एफ स्टार सॉल्व्स मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉब्लम, दैट इज ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल्स। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि जी एक्स वाई इक्वल टू सी होता है और हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनता है? एल एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई माइनस सी। तो कहीं ना कहीं सी बच्चे आपका है फंक्शन में। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे या कुछ भी करोगे तो एक्स स्टार जो है वो भी सी पे डिपेंड करेगा। एक्स स्टार, वाई स्टार, एफ स्टार ऑल डिपेंड्स अपॉन सी। आपको दिखता नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि यहाँ सी क्या था, जरा क्वेश्चन में पहचानो। हेयर सी वॉज 130, तो वो 130 आपका यूज हो गया। कहाँ यूज हुआ था 130 याद है? ये देखो, ये
130 आपने यूज कर लिया न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली देखो ये 130 यूज करे, अगर ये 130 की जगह सी होता तब तो सी को रखना पड़ता ना लास्ट तक। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर 130 की जगह सी होता तो वो सी लास्ट तक कंटिन्यू करता, यहाँ आ जाता सी प्लस 14, फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाती सी प्लस 14/48, फिर सी प्लस 14/48 को यहाँ पुट करते तो यहाँ भी सी दिखता, यहाँ भी सी दिखता, और फिर यूटिलिटी में पुट करते तो वहाँ भी सी नज़र आता। समझ में आई बात? तो वो 130 सॉल्व हो चुका है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा कि सी कहाँ गया मैम। लेकिन अगर वो नंबर की जगह सी होता तो सी दिखता। यानी एक्स स्टार भी सी पे डिपेंड कर रहा है, वाई स्टार भी सी पे डिपेंड कर रहा है, और एफ स्टार भी सी पे डिपेंड कर रहा है। ऑल डिपेंड्स अपॉन सी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि सी पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मैंने बता दिया। दैट इज एफ स्टार सी जब आप निकालोगे ये आ जाएगा एफ एक्स स्टार जो कि सी का फंक्शन है, कॉमा वाई स्टार जो कि सी का फंक्शन है। सिंपली एक्स और वाई नहीं डाल रहे हैं, अब ये एक्स स्टार और वाई स्टार डाल रहे हैं, और हमारे दिमाग में सेट है कि इसके अंदर में कहीं ना कहीं सी आ रहा होगा। तो लिखने का ये तरीका है, वेयर एफ स्टार इज ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन। इसके लिए एक खास नाम यूज किया गया है, ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन। तो अगर आपको आगे कहीं भी लिखा हुआ आता है कि ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन, तो आप समझ जाना कि वो एफ स्टार है। मतलब मैक्सिमा मिलने के बाद जब हमने पुट कर दिया तो वो फंक्शन बन गया एफ स्टार फंक्शन। एक इंटरेस्टिंग बात है कि लैम्डा वाइल यूजिंग, जब आप लैग्रेंजियन मेथड यूज करोगे, वाइल यूजिंग लैग्रेंजियन, तो लैम्डा भी जो है, लैम्डा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सी, ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सी, दैट इज लैम्डा सी। देखो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, हो सकता है माइंड से स्लिप कर गया हो आपके, यहाँ ध्यान दो, मैंने फिर से बता रहे हैं साइड बाय साइड। अगर इधर सी होता तो लैम्डा 48 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू सी, तो 48 लैम्डा इज इक्वल टू सी प्लस 14 आता, और लैम्डा इज इक्वल टू सी प्लस 14/48। तो लैम्डा एक फंक्शन नहीं हो गया सी का, दिख रहा है ना? उसी से तो एक्स और वाई भी फंक्शन बना था सी का, तो लैम्डा भी फंक्शन होगा किसका? सी का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा नहीं कि मैम ने लिख दिया तो चलो मान लेते, लेकिन कैसे हुआ समझ में आ रहा है? लैम्डा भी फंक्शन होगा सी का। और अब आपको नोट करना है कि जब आप ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे सी के रिस्पेक्ट में, तो ये लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ सी आएगा। सी के रिस्पेक्ट में करोगे तो जरा आप खुद ही सोचो कि फंक्शन आपका क्या है लैग्रेंजियन में, इसमें तो सी है नहीं, जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो, सी का कोफिशिएंट क्या आएगा? लैम्डा। तो जब आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन को, तो उसमें सी आएगा, उसमें क्या आएगा? सी आएगा, लैम्डा आएगा, लैम्डा कोफिशिएंट। तो अब दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि ऑप्टिमम वैल्यू का डेरिवेटिव अगर सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा। इट्स नॉट लैम्डा इंटू सी, इट्स लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ सी। तो लैम्डा के अंदर में सी छुपा हुआ होगा। क्लियर है? अब मैंने आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया था कि अगर dy/dx इक्वल टू कुछ है अल्फा, इसका मतलब होता है कि व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1, रेट मेजर में पढ़ाया था, x इंक्रीजेस बाय 1 देन y चेंजेस बाय अल्फा, यही पढ़ाया था मैंने। रेट मेजर में यही मीनिंग होता है डेरिवेटिव का। अब यहाँ के डेरिवेटिव को देखो, एफ स्टार की बात हो रही है और सी के रिस्पेक्ट में, यानी अगर सी 1 से इंक्रीज होगा, सी है राइट हैंड साइड का कांस्टेंट, किस में? कांस्टेंट में, जी एक्स वाई इक्वल टू सी वाला सी है। अगर सी 1 यूनिट से इंक्रीज होता है तो एफ स्टार में कितना चेंज आएगा? दैट इज गिवन बाय लैम्डा क्वांटिटी। समझ में आया? तो लैम्डा एक्चुअली में है क्या, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो व्हेन, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम हमेशा 1 से इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में रेट मेजर कर रहे होते हैं, और चेंज किस में नोटिस किया जाएगा? एफ स्टार में चेंज दिखेगा आपको। तो व्हेन
C is increased by 1 unit, when C is increased by 1 unit, then F star C changes by लैम्डा। तो लैम्डा के बारे में समझ में आ गया कि ये रेट मेजर है किसका, ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन का रेट मेजर है लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट सी। और इकोनॉमिक्स में जनरली ये सी जो होता है ना, ये हमारा जैसे लेबर कितना है, रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है, उसके लिए होता है। जैसे ये जो कंस्टेंट बनेगा, कहाँ गया, अभी जो कंस्टेंट था उसमें मनी था, ये मनी भी एक तरीके का हमारा क्या है, मनी रिसोर्स हो गया कि कितना हम यूज़ कर सकते हैं। 130 जैसे 130 रुपीज़ था, ऐसे ही कभी लेबर आवर्स होगा, कभी कैपिटल होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो रिसोर्सेज जनरली होता है। ठीक है, ये क्या होता है जनरली, रिसोर्सेज। तो इन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पॉइंट भी अब हम लोग लिखेंगे, सी जनरली क्या होता है इन इकोनॉमिक्स, C often denotes the available stock, of some resources। मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी हो सकता है, वर्किंग आवर्स, कुछ भी हो सकता है, ऑफ सम रिसोर्सेज एंड fxy जनरली यूटिलिटी या प्रॉफिट फंक्शन होता है, इज यूटिलिटी और प्रॉफिट तो अब आप बताओ, ये तो पता लग गया कि फंक्शन चेंजेस बाय लैम्डा। अब देखो जरा, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव का आपको डेफिनेशन याद है, चैप्टर 4 में फर्स्ट सेम में पढ़ाया गया है, और नहीं तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है डी एफ स्टार एट सी बाई डी सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो डेरिवेटिव को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ स्टार एट सी प्लस डेल्टा सी या डी सी माइनस एफ स्टार एट सी अपॉन में सी प्लस डी सी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा। आपने पढ़ा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली जाता है लैम्डा। अगर लिमिट हम लगा दें डी सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का नहीं पढ़ा था आपने, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या, एक्स प्लस एच और माइनस एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स में अगर चेंज इन एक्स टेंड्स टू 0 होने लगा, वो बन जाता है हमारा डेरिवेटिव। तो कुछ वैसा ही डेफिनेशन है ये। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा लैम्डा, ये सी फिर हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी सी। ये अप्रॉक्सीमेटली होगा क्योंकि हमने लिमिट नहीं यूज़ किया है। अब यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अगर डी सी हमारा पॉजिटिव हुआ, अगर हमारा DC पॉजिटिव हुआ, देन लैम्डा इंटू डी सी क्या मेज़र करेगा, ये है क्या, तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू है ना, कि जब हमारा C प्लस डी सी हो गया, तो C से C प्लस डी सी होने में कितना फंक्शन का इंक्रीज हुआ है वही बताएगा। यानी कुछ ऐसा होगा, इधर है C, इधर है C प्लस डी सी। ये अगर ऐसे फंक्शन f स्टार है, तो हेयर इट इज़ f star at C and here it is f star at C plus DC। तो ये वही चेंज बताएगा दोनों में क्या बताएगा, चेंज बताएगा, दिस मच। और ये तो DC है ही हमारा, समझ में आ गई बात। देन लैम्डा इंटू DC मेजर्स चेंज इन या इंक्रीज इन यूटिलिटी और प्रॉफिट फंक्शन, चेंज और इंक्रीज इन यूटिलिटी और प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट ही पॉइंट है, इसके वजह से क्वेश्चन करेंगे। डैट कैन बी
obtained from DC units more of the resources, मान लो पहले हम लोग 10 यूनिट्स रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, अब 13 यूनिट्स यूज कर रहे हैं, तो डीसी कितना हो गया 3। तो जब हम 3 यूनिट का रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो एफ स्टार यानी प्रॉफिट में कितना चेंज आया, वही बताएगा लैम्डा इंटू डीसी। तो ये बताएगा हमें लैम्डा इंटू डीसी। तो यही कहलाता है रिसोर्सेज, और इसी को हम लोग कहते हैं शैडो प्राइस, शैडो प्राइस ऑफ रिसोर्स, विच इज लैम्डा। शैडो प्राइस क्या आ गया, लैम्डा आ गया। कि अगर हम सी का डीसी यूनिट एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो कितना चेंज होगा प्रॉफिट में, वो उसका कहलाएगा शैडो प्राइस। समझ में आई बात, वो उसका कहलाएगा शैडो प्राइस। यानी शैडो प्राइस के लिए आपको लैम्डा निकालने की जरूरत है। जब भी कभी शैडो प्राइस होगा तो लैम्डा निकाल दो, शैडो प्राइस हमें दे देगा। ठीक है बच्चे, यानी अगर आप रिसोर्सेज का डीसी यूनिट नहीं यूज करते हो तो आपका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, ये भी तो बताता है ना कि अगर इतना यूज करते तो प्रॉफिट इतना बढ़ जाता है, यानी इसका प्राइस है जो कि हमें मिल रहा है। तो हर रिसोर्सेज का अपना कुछ प्राइस होता है, तो वही होता है हमारा शैडो प्राइस। जैसे अभी अगर हम आपको 1 आवर नहीं पढ़ा रहे होते तो इस जगह पे हो सकता है कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे होते, मैंने उस चीज को छोड़ करके आपको पढ़ाना अगर चूज किया है तो मैंने कुछ प्राइस पे किया है, तो दैट प्राइस इज कॉल्ड शैडो प्राइस। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। यस, हाँ उस तरीके से भी समझ सकते हो कि सी का अगर हम डीसी यूनिट एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो कितना हमें मिलेगा, या फिर अगर हम यूज करते तो कितना मिलता। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये, एक्चुअली में हम लोग शैडो प्राइस प्रैक्टिकली चेक नहीं करते कि कितना होगा। ये होता है कि अगर ये नहीं कर रहे होते तो ये इतना मिलता, उतना मिलता, वैसी बात है ये। ठीक है, तो अगर ये थियोरी आपको समझ में आ गया है तो अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके और इसको हम लोग समझेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये जितनी भी बातें पढ़ाई गई हैं वो सब न्यूमेरिकली भी सच हैं, न्यूमेरिकली भी ट्रू हैं, वो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल में। यानी एक एग्जाम्पल में ये सारी बातें निकाल करके ये और ये दोनों को चेक करेंगे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। एक तरफ एफ स्टार निकालेंगे, पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, पूरा लैग्रेंजियन लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्टार भी आएगा, वाई स्टार भी आएगा, एफ स्टार भी आएगा, फिर उसको सी के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो लैम्डा के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग। आपके बुक का है एग्जाम्पल नंबर 18.5, वो पूरा शैडो प्राइस समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो बच्चे, अब हमें करना है एग्जाम्पल 18.5। 18.5 आप अपने रीडिंग में देख सकते हो, जिनके पास रीडिंग नहीं है वो पूरा क्वेश्चन लिख लें। ये 18.3 से रिलेटेड है, 18.3 से रिलेटेड है, और 18.3 जो है वो 18.1 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन। 18.1 से 18.3 रिलेटेड है और 18.3 के बाद फिर 18.5 है, यानी तीनों एग्जाम्पल आपके नज़र में होना चाहिए। अभी आपके पास बुक नहीं है इसलिए स्क्रीन पे हम पूरा लिख दे रहे हैं, फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो, मैक्सिमाइज एक्स वाई सब्जेक्ट टू 2x + y = m, ये था हमारा क्वेश्चन। और 18.5 में ये था, और 18.3 से रिलेटेड है। 18.3 में था यूज लैग्रेंजियन मेथड, यानी इसको हम लोगों को लैग्रेंजियन मेथड से करना है। करना चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते, इजीली हो जाएगा, लेकिन लैग्रेंजियन मेथड का अपना अलग ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा ना, जो लैम्डा आएगा वो काफ़ी कुछ को एक्सप्लेन करेगा। लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए,
तो लैम्डा की वैल्यू से हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए 18.3 में ये है, और फिर 18.5 में क्या है, फाइंड द शैडो प्राइस। फाइंड द शैडो प्राइस, that is when money is increased from m is equal to 100 to m is equal to 101। देखो शैडो प्राइस का मीनिंग भी समझा दिया। C अगर C+1 हो जाए, 1 से बढ़ जाए 1 यूनिट से, तो उसका शैडो प्राइस निकालना है। यानी यहाँ पर C की जगह m है, आपका ये ध्यान दो ना, C की जगह क्या है, m ही तो है gxy इक्वल टू C में। तो C की जगह m है, तो m की वैल्यू एक बार 100 डाल करके और एक बार 101 डाल करके C प्लस डी सी, यानी यहाँ पर डी सी जो है वो कितना है, 1 है। 100 से 100 प्लस 1 जा रहे हैं, तो डी सी इज़ 1, ये आपको समझना पड़ेगा। वो शैडो प्राइस निकालने को कह रहे हैं, तो सब कुछ निकलेगा, लेकिन पहले हमें एक्स स्टार, वाई स्टार और एफ स्टार बिल्कुल इनिशियली से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज, पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना, सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे और लैग्रेंजियन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो लैग्रेंजियन फंक्शन Lxy इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई माइनस m। इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जितनी भी बातें हमने पढ़ी है ना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, वो एक एक पॉइंट खुल करके सामने में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m कांस्टेंट नहीं है, अब हर चीज़ m के टर्म्स में ही आने वाला है। बस आप इतना ध्यान रखना कि c की जगह m आ गया है, ठीक है। जी एक्स वाई इक्वल टू जो c होता है वो आपको साइड में लिखवा देते हैं, हेयर c इज इक्वल टू m। ये बस इतना याद रखना है आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एल एक्स डैश लैग्रेंजियन में 0 करेंगे, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे और एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे। एल एक्स डैश 0 करेंगे तो मिलेगा y माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा ना, आप लोग भी करते रहना साथ साथ। एल वाई डैश करेंगे तो x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, 2x प्लस वाई माइनस m। माइनस m इज इक्वल टू 0 को अगर इफ यू टेक m ऑन दी अदर साइड इट बिकम्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। अब देखो 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। थर्ड इक्वेशन को जरा एक नज़र डाल लो, तो इसमें कहीं भी लैम्डा नहीं है, तो हम लैम्डा को एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप y इज इक्वल टू 2 लैम्डा निकाल लो, x इज इक्वल टू लैम्डा निकालो और पुट कर दो दोनों x और y को कहाँ, इस वाले इक्वेशन में। पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, 2x यानी कि 2 लैम्डा, y की जगह पे डाल देंगे 2 लैम्डा इज इक्वल टू m। दिस इज 4 लैम्डा इज इक्वल टू m, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई 4। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, m बाई 4। और हमने पढ़ा था ना कि लैम्डा भी फंक्शन होगा किसका, c का। तो नोट में लिख देते हैं, here lambda m, that is lambda is a function of m। एक एक चीज आ रहा है ना खुल करके, फंक्शन ऑफ m, नोट 1। अब देखो x स्टार y स्टार भी आने वाले हैं। x इज इक्वल टू ये लैम्डा, तो x स्टार हो जाएगा, क्योंकि ये 0 करके मिला है तो ये मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल नेम दे देंगे x स्टार। x स्टार इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज m बाई 4, और y स्टार इज इक्वल टू 2 लैम्डा यानी कि 2 इंटू m बाई 4, यानी कि y स्टार हो जाएगा m बाई 2। तो अब आप देखो जरा ध्यान से कि क्या x स्टार में भी m आ रहा है, यस, y स्टार में भी m आ रहा है। तो अब नोट 2 जो मैंने आपको लिखवाया था इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में, हेयर x स्टार y स्टार also depends upon m, also depends upon m। अब जरा आप f स्टार निकालो, तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है,
तो अब एफ स्टार निकलेगा क्योंकि आपने एक्स की जगह डाल दिया है m/4, वाई की जगह डाल दिया है m/2. तो दिस विल बी m/4 into m/2, that is m square upon 8. So note 3, here f star is all f star also depends upon m, also depends upon m. पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि हाँ जी मैम आपने सही कहा था, जो लैम्डा होता है, एक्स स्टार होता है, वाई स्टार होता है, एफ स्टार होता है, सब कुछ जी एक्स वाई इक्वल टू जो सी होता है उसे सी पे डिपेंड करता है. अब हमने जो पढ़ा है कि डी एफ कहाँ गया, वो वाला पॉइंट ये रहा. एफ स्टार को डिफरेंशिएट करेंगे जी एक्स वाई इक्वल टू सी, यहाँ पर एम है अभी जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एफ स्टार को डिफरेंशिएट करेंगे एम के रिस्पेक्ट में और देखेंगे कि वो लैम्डा के इक्वल आ रहा है या नहीं. नाउ अगर हम डी एफ स्टार को डिफरेंशिएट करें एम के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ स्टार यानी कि डी एम स्क्वायर बाई 8 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एम के रिस्पेक्ट में. ये आ जाएगा 2m/8 यानी कि m/4. m/4 आ गया. और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू भी है ये रहा m/4. एंड lambda is also m/4. So df star by dm equal to lambda. ये तो चलो हो गया, ये तो होता ही है. लेकिन एक और तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे. अब थोड़ा सा वेरीफाई कर ले कि क्या ये बात सही है न्यूमेरिकली. तो न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन, न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन, इसके लिए हम लोगों ने लेट कर लिया m इज इक्वल टू 100 एंड dc इज इक्वल टू 1. सो सॉरी dm, अब dm नाम से जानेंगे ना, तो m प्लस dm इज इक्वल टू 101. तो d f स्टार बाई dm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो f स्टार m प्लस dm माइनस एफ स्टार एट m एंड विथ रिस्पेक्ट टू m है, तो नीचे में आ जाएगा m प्लस डी एम माइनस m, m कैंसिल. एफ स्टार एट m प्लस डी एम क्या हो जाएगा, एफ स्टार फंक्शन क्या आया है हमारा, एफ स्टार आया है m स्क्वायर अपॉन 8. तो कहीं लिख लो एफ स्टार इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 8. तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे एफ स्टार m प्लस डी एम यानी कि 101 माइनस एफ स्टार एट 100, नीचे में डी एम तो 1 है ही, 101 डालेंगे तो दिस इज 101 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 8, जो कि आ जाएगा लगभग 25.175. 25.175 न्यूमेरिकली. तो ये आ गया ना एलएचएस पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग, एलएचएस पे काम कर रहे हैं. ये जो चीज़ है न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन ऑफ 1 1 2 3 कभी दिया है इससे पहले, नहीं दिया था, तो उसको नाम दे दिया मैंने 1. एलएचएस तो हम लोगों ने निकाल लिया. अब आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस कहता है लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा है m/4 बच्चे, लैम्डा कितना है m/4. आपके पास m कितना है 100 है, 100/4 इज इक्वल टू 25. जरा दोनों को कंपेयर करो, एलएचएस और आरएचएस, क्या दोनों सेम है, लगभग सेम है. तो अप्रोक्सीमेटली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन देता है. ये हमने पढ़ा भी है ना, अप्रोक्सीमेशन का साइन था, कहाँ गया, जहाँ मैंने लिखवाया था, ये देखो, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है. मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है. मैंने बार बार कहा था कि लिमिट नहीं यूज़ कर रहे हैं,
इसलिए अप्रॉक्सीमेटली का साइन देंगे। अगर लिमिट यूज करते तो इज इक्वल टू हो जाता है ये। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये लैंग्वेज क्या मैम बोल रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर 4 जो है ना MEME 1 का, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। और फिर चैप्टर 5 में लीनियर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाते हैं, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना जान लो कि बस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन यूज करें। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इस चीज़ को नोट में लिख देंगे। तो यस, डी एफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू DM is approximately equal to lambda, hence verified। एग्जैक्टली तो सेम होगा ही नहीं, लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल कर लिया। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगाना कैसे। दो क्वेश्चन में कर लिया है। एक तो पहला यूटिलिटी वाला क्वेश्चन किया था, एक दूसरा अभी किया, इसमें भी तो लैग्रेंजियन लगाया है ना। 2 क्वेश्चन कर लिया, अब बिल्कुल पक्का हो चुका है लैग्रेंजियन। अब इसमें बस हो क्या सकता है, क्वेश्चन में कहोगे मैम जब आ गया तो क्वेश्चन ना करें, नहीं बच्चे करना है। वो जो 3 इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा वाला, वहीं पर सारा मैजिक है कि कैसे आप सॉल्व करते हो, फिर कैसे आप पॉइंट्स को वेरीफाई करते हो सेकंड ऑर्डर कंडीशन में। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन सीखा और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी सीखा कि लैम्डा क्या बताता है कि जो gx(y) इज इक्वल टू c है, कांस्टेंट का जो भी कांस्टेंट है वो अगर 1 यूनिट से बढ़ जाए, 1 यूनिट से, नीचे में 1 रखना है, नहीं तो फिर वो DM आने लगेगा लैम्डा के साथ ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ नीचे मैंने DM 1 रखा, तभी तो वो 1 उधर जाकर के लैम्डा के साथ लैम्डा ही रह गया ना। तो अगर C को हम लोग 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो F स्टार ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन में कितना चेंज आएगा वो बताता है हमारा लैम्डा। तो लैम्डा बड़े काम की चीज़ है, इसलिए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चे हम लोगों ने एग्जाम्पल 18.5 कर लिया। इसी से मिलता जुलता एक 18.6 है, लेकिन 18.6 के लिए ना बिल्कुल फ्रेश माइंड होना चाहिए। उसमें कहीं भी नंबर नहीं है, R है, W है, K है, L है, बहुत कुछ है, C है, F है, मतलब लेटर इतने सारे के कंफ्यूजन होना ही होना है। उसको अगर फ्रेश माइंड से करें आराम आराम से तो आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और 18.4 का सफिशिएंट कंडीशन मैंने आपको पढ़ा ही दिया, वो सेकेंड ऑर्डर वाला। तो एग्जाम्पल 18.9 भी मैंने आपको करा दिया है लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद से 3 वेरिएबल वाले आएंगे, 3 वेरिएबल वाले भी हैं 18.5 में। तो 18.5 नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी आवर क्लास नंबर 4, चैप्टर 18, जिसमें हम लोग इस टाइप के फंक्शन को देखेंगे, f(x,y,z). इस टाइप का फंक्शन होगा, ये चीज़ देखेंगे। और फिर देखेंगे एग्जाम्पल 18.6। पहले 18.6 ही देखेंगे, तो पहले लिख लेते। उसके बाद से 3 वेरिएबल वाला फंक्शन भी होगा, तो उसमें 4 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 18.5 में। तो आप लोग 18.4 तक के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो तो। वैसे हम लोग कहेंगे कि जब चैप्टर 18 कंप्लीट होगा तब आप इसके क्वेश्चंस का, जब असाइनमेंट क्लास में हो जाएगा ना, उसके बाद से फिर आप बुक से क्वेश्चंस ट्राई करना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे ये दोनों टॉपिक करते हैं और ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इन्वेलप थ्योरम भी हो जाएगा अगर टाइम बचेगा तो। आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रहे चैप्टर 18 काफ़ी टफ है। ये MME 2 में जब पहले भी होता था ना तो बच्चों को बड़ा टफ लगता था 18। तो आपके MME 3 में आ गया है, तो ये अच्छी बात है कि टफ पार्ट हम लोग स्टार्टिंग में कर लेंगे, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। 18 थोड़ा सा टफ है, 18 में थोड़ा कंसंट्रेशन बनाना है, रिवीजन की ज़रूरत है। आप हर क्लास में रिवीजन करके बैठें। 5-10 मिनट क्लास स्टार्ट होने में लगता है, 8-10 तक स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट में आप नोटबुक को पलट करके एक राउंड देख लें कि लास्ट क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया था। नोटबुक तो साथ साथ बनाओगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर अगर आप नहीं स्पीड पकड़ पाते हो तो बाद में वीडियो ऑन करके फिर आपको नोटबुक डेली बाय डेली कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाओगे और थोड़ा भी बर्डन नहीं लगेगा आपको। MME बिल्कुल लगेगा अरे ये कितना ईजी है, फिर आप माइक्रो मैक्रो पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय 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 बाय।